हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। जैसा कि अपन ने स्टार्ट की थी 4100 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी, उसकी आज हम थर्ड वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हम 4100 क्वेश्चन जो कि राजस्थान इतिहास की विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषणात्मक हल करेंगे। प्रत्येक ऑप्शन के बारे में, प्रत्येक ऑप्शन के हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करें, पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है। इसकी अपन बात करें तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया गया है कि आमेर राज्य की जो स्थापना है वो 967 ईस्वी में की गई। जैसलमेर की स्थापना 1156 में, अजमेर की स्थापना 1163 में, उदयपुर की स्थापना 1559 में। तो इसके अंदर जो उदयपुर की स्थापना है ये 1559 के अंदर की गई थी। उदयपुर की स्थापना है वो उदय सिंह सेकंड के द्वारा की गई, उदय सिंह सेकंड के द्वारा। दूसरा है जैसलमेर की स्थापना की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना 1156 के अंदर की गई। और जैसलमेर के प्राचीन नाम की अपन बात करें तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो था मान मान था। आमेर की स्थापना की अपन बात करें तो आमेर की स्थापना 967 ईस्वी के अंदर की गई। तो इसके अंदर सही कौन सा नहीं है? अजमेर की स्थापना 1163 ईस्वी के अंदर, ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अजमेर की स्थापना 1163। अब अजमेर की अपन बात करें तो 1163 में नहीं तो कब थी इसकी स्थापना? अजमेर की स्थापना है अजयराज 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 के द्वारा कब की गई? 1113 ईस्वी के अंदर, 1113 ईस्वी के अंदर। अजयराज की अपन और बात करें तो ये चौहान वंश का जो राजा था, इन्होंने दो प्रकार के अपने समय में सिक्के चलाए थे। एक का नाम था ध्रुम्स, एक का नाम था अजय प्रिय, और दूसरे का नाम था द्रुम्स द्रुम्स ये अजय प्रिय और द्रुम्स दो प्रकार के सिक्के चलाए इन्होंने चलाए थे। एक तो अपने चांदी का सिक्का था, चांदी का था, और एक था इसके अंदर अपने तांबे का सिक्का, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। अपन और बात करें, इन सिक्कों पर इन्होंने क्या किया? इनकी एक प्रिय रानी थी जिनका नाम था सोमलेखा सोमलेखा सोमलेखा। इस सोमलेखा के जो नाम है इन सिक्कों पर लिखवाए थे अजयराज जी ने। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, इस कछवाहा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था। तो अपन बात करें जो कछवाहा शासक, पहले तो अपन बात करते हैं कि कछवाहा वंश था ये कहाँ था। तो कछवाहा वंश के जो शासकों ने शासन किया था वो किया था आमेर में, आमेर में। अच्छा, अब बात करें, अब किस सम्राट अकबर से शादी किस शासक ने की थी? पूरी बात करें तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो भारमल होगा। कैसे होगा? ये भारमल था, ये आमेर का जब राजा था भारमल भारमल आमेर का पहला राजा पहला राजा पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल जब कहते 1562 ईस्वी के अंदर, 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर आया था जियारत करने। उस समय ये जब जाते समय अजमेर से वापस जा रहा था तब सांभर में रुका था। सांभर जयपुर के अंदर रुका था। सांभर जयपुर के अंदर भारमल का दोस्त था जिसका नाम था चगताई खां। इस चगताई खां ने क्या किया? भारमल को अकबर से मिलवाया। भारमल को अकबर से मिलवाया। और अकबर, इस भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरका बाई हरका बाई। और अकबर का विवाह भारमल ने हरका बाई के साथ कर दिया, विवाह कर दिया अकबर के साथ। इससे अकबर बड़ा खुश हुआ, और अकबर ने खुश होकर इस भारमल को दो उपाधियां दी।
भारमल को एक तो इसने इसको राजा की उपाधि दी, दूसरी इसको दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि। उमरा की उपाधि, दो उपाधियां दी थी। इस हरकाबाई की अपन बात करें तो इसकी भी एक उपाधि है मरियम, मरियम उस्मानी, उस्मानी की उपाधि है। तो किस कछवाड़ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया? तो जो अपने थे भारमल ने किया। भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। अकबर का मिलन है भारमल, अकबर और भारमल का मिलन जो करवाया था उसका नाम था चगताई खां। इस चगताई खां ने दोनों को मिलवाया, दोस्ती करवाई, और उसके बाद में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया सांबर में 1562 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में अकबर इससे खुश हुआ और इसे एक तो राजा की उपाधि थी, एक अमीर उल उमरा की उपाधि थी, और इसका जो है भारमल का जो मनसब है वो 5000 का मनसब दिया, इसको 5000 का मनसब दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। तो स्वाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, तो जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर की थी। तो जयपुर की स्थापना की अगर जानकारी की बात करें तो हमें मिलती है, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्धि विलास, बुद्धि विलास। ये बुद्धि विलास ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बख्त राम के द्वारा लिखा गया है, बख्त राम के द्वारा। और इसमें क्या लिखा गया है कि जो जयपुर की स्थापना है वो 18 नवंबर 18 नवंबर 1727 के अंदर की गई, 1727 के अंदर की गई। यानी जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई। और अगर बात करें इस जयपुर की स्थापना तब की गई थी, तब इसका ज्योतिष था, ज्योतिष था, यानी ज्योतिष, उसका जो नाम था वो था जेवियर डी सिल्वा, जेवियर डी सिल्वा, सिल्वा ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। अगर अपन बात करें जयपुर की स्थापना का जो वास्तुकार बताए, वास्तुकार, वास्तुकार था, उसका नाम था विद्याधर, विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। इसके बाद में अपन और बात करें, इसी जय सिंह ने, इसी जय सिंह ने अपने एक के निर्माण कार्य करवाए थे जयपुर के अंदर, वो थे एक तो इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने चंद्र महल, चंद्र महल का निर्माण करवाया, चंद्र महल जिन्हें वर्तमान में सिटी प्लेस कहते हैं, सिटी प्लेस, सिटी प्लेस, सिटी प्लेस का निर्माण करवाया। इन्होंने जंतर मंतर, जंतर मंतर, जो जंतर मंतर है जयपुर में, जंतर मंतर जो कि वेदशाला है, इन वेदशालाओं का निर्माण करवाया इन्होंने, जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण करवाया। ये जयपुर वाली जो जंतर मंतर है ये सबसे बड़ी वेदशाला है, सबसे बड़ी वेदशाला है ये जंतर मंतर, जयपुर वाली सबसे बड़ी वेदशाला है, सबसे बड़ी वेदशाला है। और इसी वेदशाला के अंदर विश्व का, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी घड़ी जिसका नाम है सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी जो है सम्राट यंत्र, वो जयपुर वेधशाला के अंदर जंतर मंतर के अंदर है। अब अपन बात करें इस जंतर मंतर की, तो इस जंतर मंतर को अगस्त 2010 के अंदर, अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल, शामिल किया गया। जय सिंह ने की थी जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर। इसका जो ज्योतिष था जिसने इसका जो जयपुर की स्थापना के बारे में बताया, जयवीर डी सिल्वा थे, पुर्तगाली के थे। वास्तुकार इसके विद्याधर भट्टाचार्य थे। अगर जय सिंह की अपन और बात करें तो इन्होंने नाहरगढ़ है, चंद्र महल है, जंतर मंतर है, इनका निर्माण करवाया। विश्व की सबसे बड़ी जो घड़ी है सम्राट यंत्र, वो जयपुर के जंतर मंतर में है। और जंतर मंतर को अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। जो अगला क्वेश्चन है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, अपन इसकी बात करें तो इसमें जो श्यामल दास जी हैं, इनका एक ग्रंथ है वीर विनोद, वीर विनोद इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है वीर विनोद। श्यामल दास की अपन और बात करें तो श्यामल दास जी का पूरा नाम था वो था श्यामल दास, श्यामल दास
दधवड़िया, दधवड़िया कहाँ के थे ये थे ढोलकिया गांव, ढोलकिया गांव, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे ये, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। अपन बात करें सीताराम लालसा जी की, तो सीताराम लालसा जी ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया, इन्होंने शब्दकोश तैयार किया, शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा का कह सकते हैं व्याकरण जो तैयार किया था वो सीताराम लालसा जी ने किया। विजय दांदेथा की अपन बात करें तो बातारी फुलवारी के जो लेखक कौन है, विजय दांदेथा है। इसका जो आंसर अपना क्या होगा, सी होगा। विजय दांदेथा जी की और बात करें तो इनकी एक तो रचना है जो बातारी फुलवारी है, इसके 14 खंड है, 14 खंडों के अंदर है। इनकी अन्य रचनाओं की अपन बात करें तो इसके अंदर एक इनकी रचना है अलेखो हिटलर, अलेखो हिटलर इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना है अलेखो हिटलर। अलेखो हिटलर के बारे में बात करें, इनकी है दुविधा, इनकी एक है उलझन, उलझन इनकी एक है रूख, ये रचनाएं हैं। विजय दांदेथा की जो रचनाएं हैं, एक तो अपने बातारी फुलवारी है जो कि 14 खंडों के अंदर है, अलेखो हिटलर इनकी रचना है, दुविधा है, उलझन है, रूख है। ये जो दुविधा इनका उपन्यास है, इसी उपन्यास के अंदर एक पहली बॉलीवुड की जो फिल्म बनी थी जिसका नाम था पहली, पहली, ये फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और बात करें अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें अपन बात करें जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है अरावली, तो अरावली को जो प्राचीन नाम है अरावली का वो अडावल था। हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो भटनेर है। जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो मांड है। लेकिन धौलपुर जो है, इस धौलपुर का प्राचीन नाम धोड़ली नहीं है, ये इसके अंदर गलत है। धौलपुर के अगर प्राचीन नाम की बात करें, धौलपुर के अगर अपन प्राचीन नाम की बात करें, जो धौलपुर का प्राचीन नाम है ये था आपका धवलपुर। धौलपुर का जो प्राचीन नाम है, धौलपुर का प्राचीन नाम, धौलपुर का जो प्राचीन नाम है धवलपुर, धवलपुर। और धौलपुर की अगर स्थापना की बात करें तो एक राजपूत राजा थे जिसका नाम था धवल देव, या इसको धोलन देव तोमर भी कहते हैं, धोलन देव तोमर, धोलन देव तोमर ने इसकी स्थापना की थी। धौलपुर का प्राचीन नाम धौलली न होकर क्या है, धवलपुर है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन अपना है वो है राजस्थान में कछवाड़ वंश का शासन कहाँ था। ये मैंने आपको बताया था, जयपुर के सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहां पर क्या था, कछवाड़ वंश का शासन था। भरतपुर के सीमा, भरतपुर और भरतपुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर जाट वंश था, अपने जाट वंश। उदयपुर के अंदर जो मेवाड़ का अंग था, इस मेवाड़ के अंदर अपना गुहिल वंश था, गुहिल वंश कह दो। बाद के अंदर यही गहलोत वंश हो गया, गहलोत वंश कह दो। बाद में इनकी एक शाखा थी सिसोदिया, इन्हीं की थी सिसोदिया वंश जो शासन किया था उदयपुर के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान में क्या नाम है। तो इसका जो वर्तमान में नाम है वो है बैराट। क्या है, बैराट। रेड टोंक की बात करें, इसे राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है, राजस्थान का टाटानगर, टाटानगर कहा जाता है। अपन बात करें राजस्थान का टाटानगर रेड टोंक है। तो राजस्थान का मेवानगर कौन सा है भाई, मेवानगर। मेवानगर की बात करें तो नाकोड़ा बाड़मेर, नाकोड़ा बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान का मेवानगर है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। तो संगीत राज जो ग्रंथ है ये अपने महाराणा कुंभा का है, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा की अन्य कृतियों की बात करें तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है सूर प्रबंध, सूर प्रबंध, या इसी को कहते हैं सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। इनका एक ग्रंथ है संगीत सार, संगीत सार। एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। इस कामराज रतिसार के 7 पार्ट हैं। एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत राज, संगीत राज। इस संगीत राज जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है, इसके 5 पार्ट हैं, इसके 5 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसका नाम है पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश।
दूसरे पार्ट का नाम है गीत रतन कोश, गीत रतन कोश। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। चौथा पार्ट है उसका नाम है वाद्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश। और जो अगला पार्ट है इसका नाम है रस रतन कोश, रस रतन कोश। यानी संगीत राज के 5 पार्ट हैं: पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। इसकी याद रखना है, महत्वपूर्ण किताब है। पहले पाठ पढ़ो, उसके बाद गीत गाओ, फिर नृत्य करो, फिर वाद्य यंत्र बजाओ, उसके बाद में रस की अनुभूति करो। इसी के बाद में अगर आप महाराणा कुंभा की अपन बात करें तो इन्होंने 3 टीकाएं लिखी थी। टीका का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी लेखक ने जो ग्रंथ लिखा है उसकी समरी तैयार करना, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं हम। इसके अंदर जो पहले उन्होंने एक टीका लिखी थी, वो टीका लिखी इन्होंने चंडी स्थक पर, चंडी स्थक। एक टीका इन्होंने लिखी चंडी स्थक। ये चंडी स्थक है, ये बाण भट्ट का ग्रंथ है, बाण भट्ट, बाण भट्ट। ये बाण भट्ट थे, ये हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। उसके बाद में इन्होंने एक टीका लिखी थी संगीत रत्नाकर पर, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। ये संगीत रत्नाकर है, ये किसका ग्रंथ है? ये सारंग देव का ग्रंथ है, सारंग देव। इस पे इन्होंने टीका लिखी थी। उसके बाद इन्होंने एक टीका लिखी थी गीत गोविंद पे, गीत गोविंद, गीत गोविंद, जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई, जयदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस गीत गोविंद पर इन्होंने शॉर्ट नोट्स लिखे यानी टीका लिखी। उसका इन्होंने एक नाम भी दिया जिसका नाम था रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। और इसी रसिक प्रिया के अंदर इन्होंने महाराणा जो हमीर हुए थे, अमीर, महाराणा अमीर को वीर राजा की उपाधि दी थी। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया? इन्होंने करवाया 1437 ईस्वी के अंदर। 1437 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक सारंगपुर का युद्ध लड़ा था, सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। सारंगपुर युद्ध किसके मध्य लड़ा, किसके साथ लड़ा? तो महमूद, ये था महमूद, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट, जो कि मालवा का राजा था, मालवा का, मालवा का राजा था, वर्सेस कुंभा, कुंभा। इस युद्ध के अंदर कुंभा विजयी हुआ और ये हार गया। और इसी की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इसे ही कहते हैं विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की बात करें तो ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला है। अगर इसके अंदर 9 मंजिले हैं, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 122 फीट है, 122 फीट है। यानी 37.9 मीटर लंबा है, ऊंचा है ये, 37.9 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 30 फीट है। और इसके अगर वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार है जेता पुंजा नापा पोमा, पोमा, ये इसके वास्तुकार हैं। यानी कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। इसके जो वास्तुकार हैं जेता पुंजा नापा पोमा, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, 37.9 मीटर कह दे, 30 फीट ये क्या है, 30 फीट है इसकी चौड़ाई है। और इसके जो उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज कहा जाता है, इसे गरुड़ ध्वज कहा जाता है, गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है। इसी कारण इसे गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज और भारतीय या विश्व, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी इसे कहा जाता है। अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो अपना क्वेश्चन है तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो इनमें से रचित ग्रंथ है वो है पाथल और पीथल। ये पाताल नहीं है, पाथल है इनका जो ग्रंथ है, पाथल और पीथल।
कन्हैयालाल सेठिया पातल और पीतल के नाम से कविता रचना करते थे, जिसमें पातल इन्होंने किसको कहा है? पातल कहा है महाराणा प्रताप को, और पीतल कहा है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ ये कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल जो कि बीकानेर का शासक था, उसके पुत्र थे। और इनके एक पुत्र और था जिसका नाम था राय सिंह। राय सिंह राय सिंह तो अकबर की शरण में चला गया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब उसने राजा बनाया उसको। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर देकर वहां पे इसको रखा था, जिसने अपने जो ग्रंथ है वैली किशन रुक्मणी की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, गागरोन दुर्ग के अंदर, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है। तो उसमें पीतल का है कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया की और रचनाओं की अपन बात करें तो इनकी एक रचना है जिनका नाम है कुकू। कुकू कुकू। एक रचना है इनकी मिंजर। मिंजर। एक रचना है इनकी घर ऊंचा। घर ऊंचा। घर मजला। घर ऊंचा घर मजला। एक इनकी रचना है दीप। एक इनकी रचना है जो प्रसिद्ध है लील डांस। लील डांस। इनकी एक रचना है जिसका नाम है मायड रो हेलो। मायड रो हेलो। एक इनकी रचना है मायड रो हेलो लीक लिकोड़ो। लीक लिकोड़ो। लीक लिकोड़ो। एक इनकी रचना और है माइड रो हेलो लीक लिकोड़ो और लील डांस कुकू मिंजर घर ऊंचा घर मजला तीट। और इनकी अगर अपन बात करें और तो अगले की बात करें तो बीसल देवरासो के लेखक कौन है? बीसल देवरासो की अपन बात करें तो बीसल देवरासो है ये नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है। नरपति नाला। नरपति नाला कौन थे? तो नरपति नाला की अपन बात करें, नरपति नाला ने जो ग्रंथ लिखा है बीसल देवरासो, इस बीसल देवरासो ग्रंथ के अंदर जो विग्रह राज चतुर्थ है, विग्रह राज, तो विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ जो कि अजमेर में चौहान वंश के राजा हुए हैं विग्रह राज चतुर्थ। और इसके अंदर परमार वंश के एक राजा थे, परमार वंश के राजा थे जिनका नाम था भोज। भोज इनकी पुत्री थी जिनका नाम था राजमती। राजमती इनकी पुत्री थी राजमती। इसमें विग्रह राज चतुर्थ व राजमती के जो विवाह हुआ था उस विवाह का कह दो या प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो किसमें है? प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो इसी के अंदर है। बीसल देवरासो ने। किसने लिखी? नरपति नाला ने लिखी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो ये अपने जयानक की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपने होगा 722 ईस्वी के अंदर। बप्पा रावल की अपन बात करें तो गुहिल वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा हुआ है कौन है? बप्पा रावल है। बप्पा रावल की अपन बात करें इनकी 3 उपाधियां मिलती है हमें। एक उपाधि इनकी है चकवे। चकवे। एक उपाधि है इनकी हिंदू सूर्य की। हिंदू सूर्य की। एक उपाधि है इनकी राजगुरु। राजगुरु। इन्होंने क्या किया? 734 ईस्वी के अंदर, 734 में क्या किया था इन्होंने? मेवाड़ के अंदर यानी चित्तौड़ में, जो चित्तौड़ का राजा था मानमोरी, इस मानमोरी को हराया। और मानमोरी को हराकर 734 में पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अपन अपन बात करें और बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल ने जो गजनी का शासक था, गजनी का शासक था सलीम, इस सलीम को हराया। और सलीम को हराकर गजनी में अपने भांजे को क्या किया? शासक नियुक्त किया। इसके बाद में बप्पा रावल की बात करें, इन्हीं के नाम के अंदर जो नाम से है पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, ये रावलपिंडी शहर है वो बप्पा रावल ने बसाया। बप्पा रावल की अपन और बात करें इनके, तो बप्पा रावल ने नागदा, नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर, उदयपुर में, वहीं पर कैलाशपुरी, कैलाशपुरी में एकलिंग जी, एकलिंग जी
एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। और बात करें, एकलिंग जी हैं, ये मेवाड़ के जो देवता हैं, लोक देवता हैं कह सकते हैं। और ये मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं, यानी भूमिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं, वो एकलिंग जी के दीवान के रूप में शासन करते थे। एकलिंग जी ये पाशुपात संप्रदाय, जो लकुली संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है, वो कैलाशपुरी नागदा के अंदर है। अपन इसकी और बात करें, बप्पाराव ने और क्या किया, तो इन्होंने भाई 115 ग्राम 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए। ग्रेन का मतलब होता है 115 गेहूं के दाने। 115 गेहूं के दाने जितने वजन होता है, उतने इन्होंने वजन के सोने के सिक्के चलाए थे। अब बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है अपना, कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य था, तो इसका जो सही आंसर है इसके अंदर ऑप्शनों में से वो होगा कोटा। कोटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अपना, 1803 में निम्न में से किस राज्य ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार नहीं किया, तो इसी का आंसर क्या होगा। 1803 के अंदर कोटा ने नहीं किया था। जो पहले इस कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया था, उसके अंदर आपकी भरपूर प्रयास थी उसके, और भरपूर थी। और 1803 में कर ली थी, फिर कुछ रियासतों ने संधियां, उसके बाद 1816-17 में बाकी रियासतों ने संधियां की थी। अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है, कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसमें माना जाता है राणा कुंभा। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। और किस में माना है, इसके अंदर जो वीर विनोद ग्रंथ है, वीर विनोद ग्रंथ है, जो कि श्यामल दास धतोड़िया के द्वारा लिखा गया है। श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। श्यामल दास ने इस वीर विनोद में लिखा है कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला का जनक है, वो महाराणा कुंभा है। और इन्होंने जो लगभग राजस्थान में 84 दुर्ग हैं, इन 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसके बाद में राणा सांगा की अपन बात करें, इनकी उपाधियों की बात करें कुंभा की, तो इसे हिंदू सुल्तान कहा जाता है। हिंदू सुल्तान। इनकी एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है इनकी। इनकी उपाधि है हाल। इनको कहा जाता है चाप गुरु, चाप टू। इनको कहा जाता है परम भागवत या आदि वराह है, आदि वराह है। बात करें अपन राणा सांगा की, तो इनकी दो उपाधियां, एक इनकी उपाधि है हिंदूपत। एक सैनिकों का भग्नावेश भी इसको कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश राणा सांगा को कहा जाता है। उसके बाद राणा हमीर की बात करें, तो इसे विषम घाटी पंचानन, इनकी उपाधि है विषम घाटी पंचानन। इनको उपाधि मिली है वीर राजा की उपाधि है, वीर राजा की। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे, कर्नल जेम्स टोड साहब हैं, इन्होंने इसे प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी है। प्रबल हिंदू राजा कहा है, प्रबल हिंदू राजा कहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। जो अगला क्वेश्चन है, कि जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया, उसके उद्भव का काल, राजस्थानी चित्र शैली है, उसे कहा गया, जो आई थी वो आई थी मुगल काल में। उसका उद्भव काल जब मुगल काल, मुगलों का प्रभाव राजस्थानी शैली पर होता है, दिखाई देता है, तो इसलिए राजस्थानी शैली कहा गया है। उसको उद्भव, राजस्थानी शैली का जो उद्भव काल है वो मुगल काल है। अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, तो किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसका राणा चुंडा। ये जो राणा चुंडा थे, ये राणा चुंडा, इनके जो पिता थे लाखा, लाखा। जब राणा चुंडा ने हंसाबाई से, राणा चुंडा, लाखा ने हंसीबाई से शादी की थी, हंसाबाई। ये हंसीबाई मारवाड़ था, सो मारवाड़ का राजा था राव चूड़ा, राव चूड़ा। इस राव चूड़ा की एक पुत्री थी। जब राव चूड़ा ने हंसाबाई की शादी लाखा के साथ की, तो राव चूड़ा ने लाखा के सामने शर्त रखी कि हंसाबाई और लाखा से जो उत्पन्न संतान होगी, वही आगे जाकर मेवाड़ का राजा बनेगी।
अपने पिता की शादी के लिए, लाखा की शादी के लिए राणा चुंडा जो कि लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, इन्होंने मेवाड़ का जो अपना गद्दी है वो त्याग दी थी। बल्कि इन्होंने इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है क्योंकि कभी हस्तिनापुर भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी हस्तिनापुर जो था, हस्तिनापुर 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 के राजा थे महाराज शांतनु। शांतनु इन्होंने सत्यवती सत्यवती इन महाराज शांतनु का एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत लेकिन बुढ़ापे में शांतनु ने क्या है शादी की इच्छा जाहिर की और सत्यवती से शादी करना चाहता था। उसी समय सत्यवती ने कभी शर्त रखी थी कि आप शादी मेरी तभी होगी जब आपका पुत्र देवव्रत है ये हस्तिनापुर का आगे राजा न बने और हम अपने दोनों से जो संतान उत्पन्न हो वही आगे जाकर हस्तिनापुर का राजा बने। तभी ये देवव्रत जिसे पितामह भीष्म कहा जाता है, इन्होंने दो भीष्म प्रतिज्ञाएं की थी। दो भीष्म प्रतिज्ञाएं की थी। एक तो इन्होंने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा इन्होंने की थी कि मैं कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो देवव्रत जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा गया भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं की थी। लेकिन इस मेवाड़ वाले चूड़ा ने केवल एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, बल्कि शादी की थी वही इसने शादी की थी। तो इसी कारण इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है वो है अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? अकबर के जो नवरत्न थे उनमें इन ऑप्शनों में से जो उत्तर होगा अपना वो अबुल फजल। बात करें अकबर के नवरत्नों की, तो अकबर के नवरत्नों में एक थे आपके भाई बिरबल, बिरबल बिरबल। दूसरा आपका था अबुल फजल, अबुल फजल नवरत्नों में शामिल थे। मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद में एक थे इनके मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा इनके नवरत्नों में शामिल थे। एक का नाम था फैजी, इनके नवरत्नों में शामिल था। एक का नाम था अपने रहीम जी, रहीम जी अब्दुल रहीम खान ए खाना जिनका पूरा नाम था रहीम जी, ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। इनके बाद एक थे अपने टोडरमल, टोडरमल इनके नवरत्नों में शामिल थे। कितने हो गए? एक दो तीन चार सात। उसके बाद में एक अपने जो थे तानसेन, तानसेन वो भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। यानी बिरबल, अबुल फजल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, रहीम जी, टोडरमल, तानसेन, ये क्या थे इनके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और इसका जो सही आंसर अपना क्या है? अबुल फजल। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।